हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। हम अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ रहे थे सूचना संप्रेषण तकनीकी के पेपर में। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन हमने पढ़ा था और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। उसमें पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पहले का दोनों इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रेखीय और शाखात्मक है। तो यहाँ पर देखेंगे रेखीय अभिक्रमण अथवा बाह्य अभिक्रमण। तो यहाँ पर रेखीय अभिक्रमण के प्रतिपादक कौन है, हमेशा प्रतिपादक इसका हमेशा याद करना है। आप भले ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप इसको एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप CTET में देखेंगे तो ये आपको पूछ सकता है कि रेखीय अभिक्रमण के प्रतिपादक कौन है। तो अभी क्यों ना याद कर लिया जाए। रेखीय अभिक्रमण के प्रतिपादक हैं BF स्किनर। अब आपको याद आ रहा होगा कि BF स्किनर आपने कहाँ पढ़ा है। BF स्किनर आपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का रहा है, जो किस पर प्रयोग किए थे, चूहा और कबूतर पे। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि चूहा और कबूतर दोनों भूखे थे। ये दोनों अलग अलग प्रयोग हुआ था। एक प्रयोग चूहा पे हुआ था और एक प्रयोग कबूतर पे हुआ था। वही स्किनर है और हम लोग अलग वीडियो में भी उनको देख सकते हैं। आगे बस हम रिमाइंड कराने के लिए आपको याद दिला रहे थे कि BF स्किनर का जो अनुप्रयोग था वो चूहे और कबूतर पर था, जो कि पुनर्प्रजनन के सिद्धांत पे कार्य था। उसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है रेखीय अभिक्रमण, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। रेखीय, एक रेखा में चलने वाला, यानी क्रम वाइज ये चलता है, एक के बाद एक। जैसे ये कोई क्रम है, फिर इसके बाद ये क्रम है, फिर इसके बाद ये क्रम है, फिर इसके बाद ये क्रम है। तो ये कैसे चलता है, एक सीरीज में चलता है और ये सीखने की एक प्रक्रिया है। और सीखने की प्रक्रिया से क्या होता है, व्यवहार जिसको सिखाया जा रहा है, यानी कि जो लर्नर है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो हम किस प्रक्रिया से, किस तरीके से सिखाएं, इसलिए ये सब चीज़ें, ये प्रक्रिया बनी हुई है। कोई रेखीय अभिक्रमण है तो कोई शाखात्मक है। तो यहाँ पे रेखी में एक क्रम में होता है और हर क्रम पहले वाले क्रम से जुड़ा रहता है, और दूसरे वाले क्रम में पहुँचने के लिए हमें पहला वाला क्रम पढ़ना ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए राइटर ने कैसे लिखा है, जिसके अनुसार यह प्रोग्रामिंग जो है किस पर आधारित है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव व्यवहार एक निश्चित दिशा दी जाती है मानव व्यवहार को। यानी कि जो आपको नॉलेज प्रदान किया जा रहा है, जो आप सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो व्यवहार परिवर्तन होगा। तो उसी को एक क्या बताया जा रहा है, एक निश्चित दिशा दी जा रही है तथा इच्छित व्यवहार सिखाया जा सकता है। इस हेतु मानव के मार्ग में आने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे सार्थक भागों में विश्लेषित करना होता है। यानी कि आप देखें को छोटे, कोई भी आप विषय वस्तु है, विषय वस्तु को, जैसे ये कोई विषय वस्तु आपके पास है, विषय वस्तु, हाँ, तो विषय वस्तु को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में अपने हिसाब से हम उसको बांट लेंगे। इन भागों का सहारा लेकर प्रत्येक पद पर पुनर्बलन देकर छात्र को वांछित व्यवहार सिखाया जाता है। वास्तव में रेखीय प्रोग्रामिंग वह प्रोग्रामिंग है जिसका प्रत्येक छात्र क्या करता है, एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को मतलब पार करता हुआ क्या करता है, आगे बढ़ता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पहला आप देख रहे हैं, एक समय में विषय वस्तु का छोटा सा अंश ही छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब छात्र को हम पढ़ाते हैं तो कोई भी पाठ है, कोई भी विषय वस्तु है, तो हम उसको एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, उसका हम एक पार्ट पहले हम छात्र के सामने प्रस्तुत करेंगे। सेकंड क्या है,
छात्र अनुक्रिया करके उत्तर देता है। अनुक्रिया मतलब कि जब कोई ना कोई उसमें अनुक्रिया करता है, सीखता है और उसके बाद क्या करता है, उसका उत्तर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है, छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बलन करता है, यानी जो उसने प्रश्न का उत्तर दिया है और सही है, उत्तर सही है, तो वो उसको क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन मिलेगा। अच्छा कार्य किया, अच्छा उत्तर दिया तो उसको मोटिवेट हो रहा है, तो मोटिवेशन का उसको पुनर्बलन मिल रहा है। और चौथा पॉइंट है, उसे आगे क्या करना है यह निर्देश प्राप्त होता है, यानी कि उसने इतना कार्य कर चुका है, इतना उसने सीख चुका, तो अब आगे के लिए इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये आप समझ गए होंगे, इसको एलिमेंट में बताया है कि ये है क्या। फिर बताता है कि रेखीय प्रोग्रामिंग का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज़ लाइनर प्रोग्रामिंग। जैसे प्रोग्राम हम किसी चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं, कभी हम घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें कहीं जाना है घूमने के लिए। इसी तरह जब हम कोई पाठ उठाते हैं तो उसकी भी हम एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं कि हमें वो चीज़ कैसे पढ़नी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ, मीनिंग क्या है। रेखीय यानी लाइनर, नाम से ये कि एक लाइन में। आगे दिए चित्र से स्पष्ट है कि फ्रेम तथा सीखने का पथ व्यवस्थित एवं रेखीय है, इसीलिए इस प्रकार के प्रोग्रामिंग को रेखीय प्रोग्रामिंग कहलाती है। इसमें सीखने वाले को समान फ्रेमों तथा समान क्रम से गुजरना होता है, यानी आपको पहले ही हमने बता दिया कि फ्रेम में उसको बांट देंगे और एक के बाद एक हम आगे बढ़ते जाएंगे। समग्र अनुदेशन प्रक्रिया पूर्ण नियंत्रित होती है। समग्र यानी जो पूरी प्रक्रिया है पूर्ण नियंत्रित होती है, और यह नियंत्रण प्रोग्रामर यानी जो प्रोग्राम सेट करने वाला है वो क्या हो गया, वो प्रोग्रामर हो गया, प्रोग्राम बनाने वाले का होता है। इसीलिए रेखीय प्रोग्रामिंग को बाह्य प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेम में कैसे बनाया है। प्रथम फ्रेम, द्वितीय फ्रेम, तृतीय फ्रेम, चतुर्थ फ्रेम, यानी कि जो पहला फ्रेम था जब उसको सीखा तो उसको कहा गया पूर्व व्यवहार, क्योंकि सीखने में तो जो सीख रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया पूर्व व्यवहार। और जब हर फ्रेमिंग को सीख गया और सीखने के बाद में जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इसीलिए उसको कहते हैं अंतिम व्यवहार। रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा का अभिक्रमण है। इसमें छात्र प्रथम पद से अंतिम पद तक कैसे जाता है, एक सीधी रेखा में चलता है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जिसमें छात्र सही अनुक्रिया को अधिगम प्रक्रिया का एक वांछित अंग माना जाता है। स्किनर के अनुसार, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, स्किनर के अनुसार किसी भी पद को पढ़ने पर छात्रों को 10% से अधिक गलती नहीं करनी चाहिए। इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए। इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं, बहुत ही कम होती है। इस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, गलती बहुत ही कम होती है। नोट में भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। जब भी आप कोई अपने नोट्स बनाइए तो जो पहले तो आप उसको बताइए ये है क्या, लेकिन 2 लाइन में जो उस बातों को बताइए जो कि उसकी एकदम मूल बात हो। तो नोट में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है कि इसमें 10% से अधिक गलती नहीं हो सकती है। रेखीय प्रोग्रामिंग की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। रेखीय प्रोग्रामिंग, यहाँ पे हम हैं, रेखीय प्रोग्रामिंग के अंतर्गत छात्र को शिक्षण सामग्री का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद छात्र उसे अच्छी तरह समझकर संबंधित प्रश्न का क्या देता है, उत्तर देता है। यानी कि एक बार जब हमने उसको पढ़ा लिया, फिर हम उससे प्रश्न पूछेंगे, छोटा सा जो अंश प्रस्तुत करेंगे, फिर हम उससे प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का वो उत्तर देगा, फिर वो नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा। छात्र का उत्तर सही है या गलत होने का ज्ञान उसको कराया जाता है। यदि उसका उत्तर सही है तो मोटिवेट होगा, रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन मिलता है, फिर वह अगले पद की ओर बढ़ जाता है। इस तरह एक पद के पश्चात प्रश्न
प्रश्न के पश्चात उत्तर पुनर्बलन और फिर दूसरा प्रश्न पुनर्बलन, ये क्या होता है, चलता रहता है जब तक कि वह अंतिम व्यवहार तक, यानी कि लास्ट जो उसका बिहेवियर है उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर ये इसकी प्रोग्रामिंग की क्या प्रक्रिया है, इस तरह आप लिख लेंगे। पहले तो क्या है, रेखी प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, दोनों चीज़ जब हम पढ़ लेंगे प्रक्रिया और मीनिंग, फिर अपने से सोचेंगे कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी क्या विशेषता है लाइनर प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज हमेशा लिखिए, ये थोड़ा हेडिंग बना के लिखिए तो एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहला दिया है एक रेखीय मार्ग, आपको पता चल गया कि एक रेखीय मार्ग है। प्रतिपोषण का मतलब होता है कि उसको पता चले, वही पुनर्बलन पृष्ठपोषण, उसको गलती होगी उसको पता चलेगा, जिसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक से आपको समझ में आ जाएगा भाव। प्रतिपोषण का मतलब फीडबैक से आपको एक कार्य करने के बाद जो फीडबैक मिलता है वही है प्रतिपोषण। आगे देखेंगे, एक समान पथ, एक ये हो गया एक समान पथ, एक रेखीय पथ है तो एक समान पथ। नेक्स्ट है उद्बोधों का प्रयोग, इसमें शुरू में अधिगम को सरल बनाने के लिए उद्बोध यानी कि प्रमोट्स, संकेत, क्यू जो दिया जाता है का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में धीरे धीरे हटा दिया जाता है। यानी उद्बोध का मतलब एक सपोर्ट से समझ लीजिए कि आप नया कोई चीज़, जैसे हम बच्चों को लिखवाते हैं तो शुरू में हमें हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, हाँ, फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सपोर्ट को हटा लेते हैं। इसी तरह उद्बोध का प्रयोग यही है कि स्टार्टिंग में जब हम कोई टॉपिक समझाते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको क्यों देते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। एक ये हो गया विशेषता। नेक्स्ट पांचवा दिया है नियंत्रित अनुक्रिया। नियंत्रित अनुक्रिया, इसमें अनुक्रिया तथा उसके क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है, यानी जो प्रत्येक स्टेप है उस पर नियंत्रण रखा जाता है, वहाँ पर क्वेश्चनिंग की जाती है, वहीं पर उससे पूछकर उसका सुधार किया जाता है। फिर है सक्रिय स्व अध्ययन के लिए पथ प्रशस्त करता है, जिससे विभिन्न मानसिक स्तर छात्रों को अपनी अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान होते हैं। स्पष्ट करने की क्षमता, यह अभिक्रमण कठिन कॉन्सेप्ट को सरलता से सुगमता से समझने योग्य यानी आपको सक्षम बनाता है। स्पष्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। यदि हम किसी भी एक बड़ी लाइन को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो उस चीज़ को समझ जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि स्पष्ट करने की लाइनर प्रोग्रामिंग में एक क्षमता होती है। सक्रिय छात्र, इसमें छात्र हमेशा क्रियाशील बना रहता है, ये नहीं कि आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। छोटे छोटे स्टेप में बढ़ता है। जैसे पहले एनुअल एग्ज़ाम होता था तो हम कम सक्रिय रहते, लेकिन जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने लगा तो हम ज़्यादा सक्रिय हो गए। इसी तरह ये भी है सक्रिय छात्र, क्योंकि इसको फ्रेमों में बांट दिया गया है तो सब्जेक्ट को। पुनर्बलन, आपको पता ही है कि पुनर्बलन क्या करेगा, आप कोई कार्य करेंगे, आप उस कार्य से मोटिवेट होंगे, फिर आप कार्य करना चाहेंगे, तो ये एक चीज़ें हैं पुनर्बलन। प्रभावी विधि, परंपरागत शिक्षण की तुलना में यह विधि जो होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अब जब हम कोई चीज़ विशेषता है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी भी होगी, तो यहाँ पर क्या उसकी सीमाएँ हैं, क्या लिमिटेशन है लाइनर प्रोग्रामिंग की, इसको देखेंगे। पहला दिया है छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता की अवहेलना। इसमें सभी छात्रों के लिए एक ही क्रम दिया जाता है, मतलब कि आप यदि एक साथ सारे लोग को बैठा दीजिए, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है सारे बच्चों का, लेकिन यही इसकी कमी रह गई कि सारे बच्चों को जैसे एक ही तरीके से हाँक दो, ये काम करता है ये कि सारे बच्चों को एक ही तरह से पढ़ा दो, जिसमें जो तेज है वो भी सर्वाइव करेगा, जो धीमे हैं तेज के हिसाब से कोई चीज़ बना देंगे कोई प्रोग्राम, तो जो थोड़ा कम धीरे धीरे बच्चा पढ़ता है उसमें दिक्कत होगी, और यदि उसके हिसाब से बता देंगे जो चीज़ों को जल्दी नहीं पढ़ पाता, तो जो बच्चा तेज पढ़ता है उसके हिसाब से दिक्कत होगी। ये इसकी बहुत बड़ी कमी रह गई, ये दोनों में बैलेंस नहीं बना पाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब उद्देश्यों की प्राप्ति
उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में अक्षम है। देखिए, जब हमें उच्च उद्देश्य प्राप्त करना पड़ता है तो ये विधि काम नहीं कर पाती है। ये खाली छोटे बच्चों तक ही सीमित है। ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में आप इसको पढ़ाने लगेंगे तो ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। यह बहुत बड़ा विषय है और आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आप एक भी नहीं छोड़ सकते, क्रम वाइज ही आपको पढ़ना है, तो ये भी बहुत ही सफल नहीं हो पाएगा। तो ये भी इसकी कमी रह गई। कमी और जो विशेषता है दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, फिर दोनों में अंतर करना होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी होगी। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में अलग से रेखी ना आए, आपको रेखी और साखी दोनों का अंतर लिखने को आए, तो आप जब दोनों चीज़ें पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो एग्ज़ाम में आपको याद करके नहीं जानना पड़ेगा। आप अभी ही जब पढ़ रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलते हैं आगे। तथ्यात्मक पाठ्य सामग्री के शिक्षण में कम उपयोगिता। यह तथ्यात्मक पाठ्य वस्तु शिक्षण में कम उपयोगी होती है। यह व्याख्यात्मक पाठ्य वस्तुओं के लिए ही होता है, क्योंकि फैक्ट वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है वो आगे वाले से कनेक्ट हो, लेकिन जब कोई व्याख्यात्मक पाठ्य वस्तु होती है वहाँ पे लिंक करना ज़रूरी होता है। वहाँ के लिए यह विधि जो होती है वो उपयोगी होती है। छात्रों को बंधित अनुक्रिया। छात्रों की बंधित अनुक्रिया क्या होती है? इसमें आप देख पा रहे होंगे, चौथा पॉइंट है छात्रों की बंधित अनुक्रियाएं। इसमें अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, अतः अनुक्रियाओं हेतु आज़ादी नहीं होती। यानी जिस तरह सिखाया जाता है आपको उसी तरीके से सीखना होता है। ये इसकी एक कमी रह गई। सुधारात्मक शिक्षण के लिए कठिनाई, निर्माण में कठिनाई। इसका निर्माण करना सरल नहीं है और प्रशिक्षण लेने के बाद भी अच्छा अभिक्रमण तैयार करना जो होता है वो कठिन हो जाता है। यानी इस तरह का अभिक्रमण तैयार करना कठिन हो जाता है। ये इसकी एक कमी है। फिर नेक्स्ट पांचवा है सुधारात्मक शिक्षण के लिए निर्माण में कठिनाई। इसका निर्माण करना सरल नहीं है। प्रशिक्षण लेने, ये हो गया। नेक्स्ट छठवां पॉइंट था, उपयोगिता का अभाव। इसके द्वारा सुधारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग संभव एक सेकेंड यहाँ पे देख रहे थे हम उपयोगिता का अभाव, तो इसमें सुधारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, यानी कि नो, यहाँ पे संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभाशाली छात्र की कम रुचि। यानी जब आपको प्रतिभाशाली छात्र को आप कोई भी चीज़ इजी चीज़ दे दीजिए तो उसमें क्या दिखाने लगता है, वो रुचि उसकी कम हो जाती है और वो उसकी क्षमता को कम करने लगता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी रह गई। फिर है आठवां पॉइंट सृजनात्मकता का अभाव। इस विधि के अनुसार छात्र को सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं, मतलब कि कोई क्रिएटिविटी इसमें नहीं है कि कोई बालक नया चीज़ क्रिएट करके उस चीज़ को बहुत जल्दी कर पाए, इस तरह की क्षमता इसमें नहीं है। तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ लिखते हैं और उसमें जो बहुत ही मेन पॉइंट होता है उसको आप नोट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ नोट करके आप लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं या देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम और भी अच्छी नई वीडियो को लाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।